हेलो एवरीवन, दिस इज़ मिस्टर दवाबिया। और अपने सब्जेक्ट देख रहे थे एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग, जिसके अंदर अपने दो टॉपिक्स मतलब दो यूनिट्स उसकी देख चुके हैं। फर्स्ट के अंदर देखा था अपने एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन की क्या होता है एस्टीमेट, क्या होता है अपने कॉस्टिंग, क्या टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टीमेट, उनको सब डिवाइड किया था, उनके बारे में देखा, पूरा डिटेल के अंदर उसको देखा। फिर देखा हमने स्पेसिफिकेशन के बारे में कि क्या होती है स्पेसिफिकेशंस और क्या क्या यूनिट ऑफ मेजरमेंट होते हैं इसके अंदर, क्या बार बेंडिंग शेड्यूल होता है, ब्रिक सोलिंग क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें अपने देख चुके थे। और कल कई लोगों के कमेंट आए कि आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही है, आवाज़ कम आ रही थी। तो कोई ना, आज अपने इसके अंदर से डस्ट वगैरह निकालते हैं आज ऊंची बोल के, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं अपना आज थर्ड यूनिट, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक अपने वैसे ही चल रहे हैं जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि अपने ऐसे ऐसे ये टॉपिक कवर करेंगे इसके अंदर, तो वो ही टॉपिक अपने कवर कर रहे हैं। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि किसी को कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट देना, किसी ठेकेदार को, किसी कॉन्ट्रैक्टर को, तो उन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो अपना जो एग्रीमेंट है वो किस किस के अंदर हो गया, तो वो हो गया ऑनर एंड कॉन्ट्रैक्टर के अंदर जो एग्रीमेंट होता है वो इनफोर्सेबल होता है बाय कोर्ट और लॉ। मतलब कि ला के लिए इन्फोर्सेबल होता है अकॉर्डिंग टू कोड, कि उसके अंदर अपने अगर कोई जैसा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन किया गया अगर वैसा नहीं होता तो अपने केस फाइल कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। तो मीन्स कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट है ऑनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच किसी प्रोजेक्ट को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट और जहाँ एग्रीमेंट, ये है अपने पास कॉन्ट्रैक्ट। और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अब ऑब्जेक्ट इसका ये हो गया कि जो अपन ने एग्रीमेंट साइन किया है उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग किसी काम को पूरा करना, कि उसी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग किसी काम को कंप्लीट करना। तो ये होता है इसका ऑब्जेक्ट। तो पहले देखते हैं अपने इसका इंट्रोडक्शन। तो क्या है कॉन्ट्रैक्ट? इट इज एन एग्रीमेंट between the owner and contractor which is enforceable by court और लॉ। तो ये है अपने पास कॉन्ट्रैक्ट। अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या इसका, कि वर्क जो उसी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो जो जिस पे अपना एग्रीमेंट हुआ है। तो इसके अंदर आएगा टू एग्जीक्यूट द वर्क एज पर एग्रीमेंट और एज पर जो अपनी स्पेसिफिकेशन है, जिस चीज़ की अपने को डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वर्क होना चाहिए। तो ये है मेन कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य है। और क्या है कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में देख लिया। तो अब देखते हैं थर्ड इसमें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। रिक्वायरमेंट्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए मैं आपको पहले समझाता हूँ, उसके बाद लिख लेंगे अपने कि क्या क्या चीज़ होती है। तो इस सबसे पहली रिक्वायरमेंट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की कि वो सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। मतलब कि उसके अंदर जो भी चीज़, जो भी एग्रीमेंट, जो भी स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं वो बिल्कुल सिंपल और पढ़ने में समझ आने वाली होनी चाहिए, कि उसके अंदर कोई ऐसी लैंग्वेज या इतना टिपिकल नहीं होना चाहिए कि वो किसी कॉन्ट्रैक्टर या किसी और इंसान को समझ ना आए। तो सबसे पहले कंडीशन उसको जो भी अपने कॉन्ट्रैक्टर लिखेंगे बनाएंगे वो सिर्फ सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटनेबल होना चाहिए, रिटन होना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट अपने बना रहे हैं वो हमेशा रिटन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यार वो मेरा दोस्त है तो मेरा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हम दोनों ने हाथ मिला लिया, ऐसे नहीं चलता भाई। मतलब इसके अंदर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट रिटन होना चाहिए। तीसरी कंडीशन,
जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज़ के अंदर पूरी सहमति होनी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कि बाद में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टीज़ की मतलब कि ऑनर पार्टी एंड कॉन्ट्रैक्टर पार्टी दोनों की क्या होनी चाहिए, पूरी सहमति होनी चाहिए। एंड लास्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सर किया जा सकता है किसी कोर्ट या लॉ के लिए। मतलब अगर वो उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं होता तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे अपने उसको कोर्ट के अंदर पेश कर सकते हैं। तो ये मतलब सिंपल रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लेके। तो पहली देखते हैं अपने इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन रिटन। देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट मतलब सहमति बाय बोथ पार्टीज। It can be enforced in court और लॉ। तो ये थी रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं आपको समझाता हूँ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट कैसे बना हुआ होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, तो देखिए सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर होता है वो होता है टाइटल पेज। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टाइटल पेज। और इसी टाइटल पेज पे क्या लिखा होता है, नेम ऑफ वर्क। जो प्रोजेक्ट जो काम आप कर रहे हो उसका नाम लिखा होता है टाइटल पेज के अंदर। टाइटल पेज पे लिखा होता है जो काम जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हो उसका नाम। तो इसके ऊपर क्या आएगा, हैविंग ए नेम ऑफ प्रोजेक्ट। नेक्स्ट 2 नंबर क्या है, ऊपर क्या आएगा, हमेशा अपने देखते हैं अपने कोई कॉपी भी लेते हैं तो सबसे पहले उसका टाइटल अपने देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट बनाएंगे, या कोई बुक लेते हैं तो उसके अंदर कौन सी बुक है, जैसे कि राजस्थान जीके की है या इंडियन जीके की है। तो नेक्स्ट उस पर क्या होगा, इंडेक्स पेज। तो इसी प्रकार कॉन्ट्रैक्ट अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर भी क्या है, टाइटल पेज के बाद आता है इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज इसके अंदर क्या होगा, पूरी रेफरेंस लिखी होंगी, पूरी रेफरेंस लिखी होगी विद कंटेंट। मतलब एक पेज है इसके अंदर पूरी रेफरेंस लिखी होंगी विद कंटेंट। इसके बाद 3 नंबर पे आता है इसके अंदर टेंडर नोटिस। टेंडर नोटिस के अंदर क्या होता है, जो काम कर रहे हैं अपने जो काम करेंगे उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया होता है काम का, कॉस्ट दी होती है, कंप्लीशन टाइम दिया होता है और अमाउंट ऑफ अर्नेस्ट मनी, जो मनी उससे जिस उस काम से जो कमाई होगी उसके बारे में भी मेंशन किया जाता है किसके अंदर, जो अपना टेंडर नोटिस है। टेंडर नोटिस के अंदर क्या क्या आएगा, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, कॉस्ट क्या होगी वर्क की, कॉस्ट ऑफ वर्क के बारे में,
उसके बाद कंप्लीशन टाइम के बारे में आएगा, एंड लास्ट में अमाउंट ऑफ अर्नेस्ट मनी, जो उससे मनी अर्न होगी उसके बारे में। तो ये चीज़ें किसके अंदर लिखी होती हैं, टेंडर नोटिस के अंदर। उसके बाद आता है टेंडर फॉर्म, जो टेंडर का फॉर्म है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन मिलती है जो अपने बिल बनते हैं क्वांटिटीज़ के, कॉन्ट्रैक्ट रेट हो गया, टोटल कॉस्ट होगी, मतलब जितना भी खर्चे की बातें, जो भी अमाउंट ऑफ मनी की बातें आती हैं, कि कितना खर्चा होगा, इतना रेट होगा कॉन्ट्रैक्ट का, इतनी टोटल कॉस्ट लगेगी उस प्रोजेक्ट की, ये सारी चीज़ें किसके आएंगी, अंदर आएंगी टेंडर फॉर्म के अंदर। गिविंग द इंफॉर्मेशन of the bill of quantities, contract rate and total cost, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, आपके टेंडर फॉर्म के अंदर आएंगी। इसके बाद आता है शेड्यूल ऑफ रेट, कि कौन कौन से शेड्यूल के अकॉर्डिंग रेट दिया गया है वर्क का। इनमें कुछ भी लिखाने वाली बातें नहीं है। जर्नल स्पेसिफिकेशंस, जर्नल स्पेसिफिकेशंस आप लोगों ने कल देखी थी, जिसको बेसिक स्पेसिफिकेशन भी बोलते हैं, वही सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। 7th नंबर आ जाएगा इसके अंदर डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। इसके बारे में अपन ने देखा था कि कौन सा मटेरियल, कितनी उसका प्रोपोर्शन क्या होगा, ये चीज़ें सारी किसके अंदर आ जाती हैं, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन के अंदर। 8 नंबर इसी अपने कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट पे आता है ड्राइंग ऑफ वर्क, इसके बारे में भी अपने बात कर चुके हैं। 9th नंबर कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये देखते हैं, इसके बारे में अभी तक आप लोगों ने पीछे नहीं पढ़ा, तो इसको देखते हैं कि ये क्या होता है आपका कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए इसके अंदर 3-4 कंडीशंस आती हैं कॉन्ट्रैक्ट को लेके, इसके नाम से पता लग रहा है कि कंडीशंस क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले कंडीशन ये आती है कि कॉन्ट्रैक्टर को 10% जो मनी सबमिट करवानी पड़ती है एज ए सिक्योरिटी ऑफ टोटल कॉस्ट, कि कॉन्ट्रैक्टर को 10% मनी डिपॉजिट करानी पड़ती है फॉर सिक्योरिटी पर्पज, जिसमें 2% वो पहले सबमिट करवाता है जब नेट निकलती है, और 8% बाद में एज ए सिक्योरिटी। उसके बाद दूसरी कंडीशन होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि जो वर्क है वो इंस्पेक्शन के लिए ऑलवेज ओपन है, कि आप कभी भी इंस्पेक्शन उसकी कर सकते हो। तीसरा, कोई काम स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं होता। मान लीजिए आपने किसी स्ट्रक्चर को बनाना दिया लेकिन उसकी अपीयरेंस नहीं आई, उसके अंदर मटेरियल सही यूज़ नहीं आया, कहने का मतलब कि किसी भी बैड वर्क, फिर किसी भी ख़राब काम के लिए उस कॉन्ट्रैक्टर को डिसमेंटल किया जा सकता है। तो वर्क को डिसमेंटल किया जाता है, करा जा सकता है, तो ये आ जाता है इसके अंदर कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अगर कम जो आपका प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं होता जितना आपने उसके अंदर आपने मेंशन किया है टेंडर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, टेंडर नोटिस के अंदर और कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग अगर टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, डिसमेंटल कर सकते हो। अगर वर्क में कोई डिले आता है, अगर वर्क में कोई डिले आता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर या किसी और कारण की वजह से, तो हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर की जो सिक्योरिटी मनी थी वो रिफंड ना हो उस प्रोजेक्ट को डिले करने के कारण, तो ये भी उसके अंदर मेंशन होता है। तो ये चीज़ें होती हैं कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके अंदर पहले सबसे आता है, पहली कंडीशन आती है जो कि कॉन्ट्रैक्टर को 10% मनी डिपॉजिट करवानी पड़ती है। कॉन्ट्रैक्टर शैल बी डिपॉजिट 10% of estimate cost as security deposit।
और इसके अंदर क्या होता है कि 2% तो पहले फर्स्ट जमा करवाता है और बाद में प्रोजेक्ट उसको टेंडर मिलने के बाद 8% क्या होता है एज ए सिक्योरिटी जमा करवाना होता है, एज ए सिक्योरिटी सबमिट करवाना होता है। नेक्स्ट देखिए, जैसा मैंने बताया था आपको कि वर्क क्या है, ओपन होता है इंस्पेक्शन के लिए। वर्क इज ओपन फॉर इंस्पेक्शन। नेक्स्ट, फॉर बैड वर्क, दैट वर्क इज डिसमेंटल। नेक्स्ट इसके अंदर होता है कि द प्रोजेक्ट, जहाँ वर्क, द वर्क विल बी completed within प्रोजेक्ट पीरियड, कि जो भी पीरियड आपने सिलेक्ट किया था उसके अंदर वर्क कंप्लीट होना चाहिए। लास्ट लाइन ये भी लिखवा देता हूँ चलो। इफ़ एनी डिले इन वर्क, द कॉन्ट्रैक्टर able to completion of work and also able to compensation of part and whole of security deposit may or may not be refunded, कि फिर सिक्योरिटी रिफंड की भी जा सकती है और नहीं भी। तो ये थे अपने पास कि जो अपना एक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं। तो अपन ने इसके बारे में डिटेल में देखा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है कोई, और इसमें कोई चीज़ें टफ भी नहीं है, तो आप आसानी से याद करके अपना जो 1 या 2 नंबर का इससे क्वेश्चन आता है उसको टिक कर सकते हो। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो अब देखते हैं कि कौन कौन से टाइप हैं कॉन्ट्रैक्ट के। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, तो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका यूनिट रेट कॉन्ट्रैक्ट या शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है? यूनिट रेट कॉन्ट्रैक्ट या शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर जो अपना कॉन्ट्रैक्टर है उसको वर्क को आइटम्स के अकॉर्डिंग, आइटम वर्क के अकॉर्डिंग काम करना होता है, क्योंकि इसका नाम ही से ही पता चल रहा है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। तो उसको सारा वर्क है जो आइटम्स के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू आइटम ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। इसके अंदर रेट ऑफ लेबर, मटेरियल, मशीन एट्सेट्रा इंक्लूड होती हैं। इसके अंदर जो अपने काम चल रहा है, जो भी काम चलेगा आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसका अंदर रेट ऑफ लेबर, मटेरियल, मशीन ये सब भी मेंशन किया जाता है। और ये सबसे बेस्ट है किसके लिए? PWD एंड रेलवे डिपार्टमेंट के लिए। दिस इज सूटेबल फॉर PWD एंड रेलवे डिपार्टमेंट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो देखिए, इसको कहा जाता है अपने यूनिट रेट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि प्रत्येक यूनिट के अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे ही बोला जाता है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट और शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट।
तो देखिए, इन दिस कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्टर is required to quote according to item of work। और इसी कॉन्ट्रैक्ट में क्या इंक्लूड होता है? इन दिस इंक्लूड रेट ऑफ लेबर, मटेरियल एंड मशीन। ये भी इसके अंदर आपका इंक्लूड होता है। और अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो ये किसके लिए सूटेबल है? PWD एंड रेलवे डिपार्टमेंट के लिए। इट इज सूटेबल फॉर PWD एंड रेलवे डिपार्टमेंट। सेकंड नंबर अपने पास आता है परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, कि जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग होगा, परसेंटेज के बेस्ड होगा, उसे कहेंगे अपने परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके अंदर क्या क्या होता है उसको देखते हैं। ये क्या है? जो अपना आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट है उसका एक तरीके का मॉडिफिकेशन फॉर्म है, कि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर को काम करना होता था अकॉर्डिंग टू आइटम ऑफ वर्क, और यहाँ पे काम करना होगा ओनली परसेंटेज बेसिस पर। बस इतना ही डिफरेंस है इसके अंदर, कि ये क्या है, आपके पास मॉडिफिकेशन है किसकी? आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट की। मॉडिफिकेशन फॉर्म ऑफ आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट एंड contractor is asked to quote only percentage base, कि उसके अंदर आइटम के अकॉर्डिंग वर्क था और इसके अंदर किसके है? परसेंटेज की। और ये किसके लिए सूटेबल है? स्टेट डिपार्टमेंट के लिए। जो स्टेट डिपार्टमेंट के वर्क होते हैं उसके लिए ये यूज़ किया जाता है आपका। तो ध्यान रखिएगा, उनके नाम से ही पता चल रहा है कि अगर आइटम रेट की बात हो रही है तो आइटम रेट के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा, अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग हो रही है तो परसेंटेज बेस पे काम करेगा। और परसेंटेज वाला के कहाँ यूज़ होता है? स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर। और आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट यूज़ होता है PW एंड रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर। थर्ड देखते हैं इसके अंदर, एक एक दो दो लाइन के कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ भी हार्ड नहीं है, सिर्फ सुनते जाइए लिखते जाइए, आपका क्लियर होता जाएगा। कोस्ट प्लस फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट। कोस्ट प्लस फिक्स्ड फीस कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर क्या होता है कि एक किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को एक फिक्स्ड अमाउंट पेड करना पड़ता है किसी भी सर्टेन वर्क के लिए, कि कॉन्ट्रैक्टर को किसी भी वर्क के लिए कुछ फिक्स्ड अमाउंट पे करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आर्किटेक्चर फीस होगी, कि आर्किटेक्चर को आपको इतने पैसे देने हैं, तो ये क्या है? फिक्स्ड हो गया, तो ये है फिक्स्ड। इसी के बाद इसी का एक भाई है कोस्ट प्लस वेरिएबल फीस कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंदर क्या है? इस कोई वेरिएबल फीस पेड करनी पड़ती है कॉन्ट्रैक्टर को, तो उसका नाम हो जाता है कोस्ट प्लस वेरिएबल फी कॉन्ट्रैक्ट। पहले इसको देखते हैं। A certain fixed amount paid to contractor
फॉर सर्टेन वर्क। एग्जाम्पल लिख सकते हैं आपके अंदर, इसके अंदर एग्जाम्पल है आर्किटेक्चरल वर्क। और मैंने अभी बताया आपको इसका एक बाई और है, कॉस्ट प्लस वेरिएबल फीस। तो इसके अंदर क्या है, कॉन्ट्रैक्टर को एक वेरिएबल फीस पेड करनी पड़ेगी। A certain variable amount of fee paid to contractor for certain work। आगे देखते हैं नंबर 5, कॉस्ट प्लस फिक्स्ड परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। इनका ध्यान रखिएगा, पहले अपन ने पढ़ा है कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसका नाम है आपके पास कॉस्ट प्लस फिक्स्ड परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर क्या है, जो डिपार्टमेंट है वो कॉन्ट्रैक्टर को कॉस्ट ऑफ वर्क, जो काम का खर्चा है वो तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा, लेकिन प्लस एक फिक्स्ड सम कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट भी उसको पे करना होगा किसी काम के लिए। कि ऑनर जो डिपार्टमेंट है जो, वो कॉन्ट्रैक्टर को कॉस्ट ऑफ वर्क तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा, काम के लिए खर्चा तो प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसके अंदर क्या है, सम फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट भी पे करेगा। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉस्ट प्लस फिक्स्ड परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। ऑनर, जहाँ आप डिपार्टमेंट लिख सकते हो इसको, डिपार्टमेंट पे टू कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट ऑफ वर्क प्लस सम कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। समझ आया आपको, बहुत अच्छी बात है। लंप सम कॉन्ट्रैक्ट, लंप सम कॉन्ट्रैक्ट, लंप सम का मतलब होता है लगभग, किसी चीज़ को लगभग लेके चलना। लंप सम की इतना खर्चा आएगा, इतने खर्चे में कोई प्रोजेक्ट तैयार होगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो छोटे कामों के लिए, स्मॉल वर्क्स के लिए यूज़ होते हैं, लाइक कोई पेंट करना है, कोई वाइट वॉश करनी है, पुट्टी करनी है, कोई डेकोरेट वर्क करना है, तो इसके अंदर कौन से आपके कॉन्ट्रैक्ट यूज़ होते हैं, लंप सम कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए यह कॉन्ट्रैक्ट आपका सूटेबल होगा फॉर स्मॉल वर्क। इट इज सूटेबल फॉर स्मॉल वर्क। इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, contractor takes specific work done within certain period। और एग्जाम्पल के लिए आप इसके अंदर लिख सकते हो पुट्टी, जहाँ कोई डेकोरेटेड के रिलेटेड वर्क। तो ये है आपका लंप सम कॉन्ट्रैक्ट। तो आगे देखते हैं इसके अंदर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि ऑनर या डिपार्टमेंट पे करता है कॉन्ट्रैक्टर को ओनली फॉर कॉस्ट ऑफ लेबर।
कि वह कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर ऑनर डिपार्टमेंट पे करता है कॉन्ट्रैक्टर को कॉस्ट ऑफ लेबर ओनली, तो उसे बोलते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्ट। In this contract, owner department pay to contractor only cost of लेबर, कि वह कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर ऑनर डिपार्टमेंट पे करता है कॉन्ट्रैक्टर को ओनली लेबर की कॉस्ट। नंबर 8, नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट। नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट, तो देखिए इसके बारे में क्या है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, इससे बहुत बार क्वेश्चन बनाओ। नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जब वर्क की अलॉटमेंट की जाती है एक कॉन्ट्रैक्टर को बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पार्टीज़, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए किसी कॉन्ट्रैक्टर ने पहले किसी डिपार्टमेंट के लिए काम किया है, उसके काम को जानते हैं कि वो सही पैसे पे काम करता है, सस्ते भी कर देता है और अच्छा भी करता है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है पहले से। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर पहले से हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को जानते हैं और बिना कोई नोटिस निकाले नहीं निकाले सीधा उसको काम दे देते हैं, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो लिखिए, when work is allotted to a contractor by mutual understanding between two parties, इसमें कुछ खास नहीं, आप समझ गए होंगे कि बस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो उसे बोलते हैं अपना नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद देखते हैं नंबर 9। नंबर 9 पे अपने पास टारगेट कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए टारगेट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि कोई लार्ज वर्क है, कोई बड़ा वर्क है और उसके अंदर अपने क्या है फाइनेंस करवा के, फाइनेंस की हेल्प से कोई फाइनेंस करवा के पब्लिक बॉडीज़ या गवर्नमेंट से, उससे जो अपने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ किसी में वर्क को करवाने के लिए, तो उसे बोला जाता है टारगेट कॉन्ट्रैक्ट। टारगेट कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि फाइनेंस की हेल्प से किसी प्रोजेक्ट को बिल्ड करना, किसी प्रोजेक्ट को बनाना, उसे कहा जाता है टारगेट कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ यूज्ड फॉर executing of large work financed by public bodies और गवर्नमेंट। नंबर 10 देखिए, नंबर 10 पे है अपने पास टर्न की कॉन्ट्रैक्ट। टर्न की कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके बारे में देखिए, इसके अंदर कोई भी डिपार्टमेंट या ऑनर डील करता है किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक स्पेसिफिक वर्क के लिए। स्पेसिफिक वर्क के लिए मतलब कि प्लानिंग के लिए, ड्राइंग के लिए और एग्जीक्यूटिंग हो सकता है आपका इस प्रकार से कि कॉन्ट्रैक्टर या ऑनर डील करेगा कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक स्पेसिफाइड वर्क के लिए, कि ये एक स्पेसिफाइड वर्क है, जैसे कि प्लानिंग मान लीजिए, ड्राइंग होगी या एग्जीक्यूटिंग होगी, तो उसके लिए जब डील करता है किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ तो उसे बोलते हैं टर्न की कॉन्ट्रैक्ट। तो लिखिए,
Owner is desired to deal with contractor for a specified work like planning, drawing, executing, वोट कॉन्ट्रैक्ट। पबजी वाला वोट नहीं है भाई, ये एस्टीमेट वाला वोट है। इसकी फुल फॉर्म होती है बुलेट ऑपरेट एंड ट्रांसफॉर्मेबल। बुलेट ऑपरेट एंड ट्रांसफरेबल। तो इसके अंदर देखिए क्या होता है। इसके अंदर क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर किसी प्रोजेक्ट को पूरा कर लेता है, उसको काम दिया गया और उसको पूरा कर लिया। बाद में क्या करता है, उसी प्रोजेक्ट को मतलब उसने बना दिया, उसको बाद में ऑपरेट करता है, ट्रांसफरेट करता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क। एग्जांपल के साथ समझिए इसको तो आपके लिए ईजी होगा। मान लीजिए किसी कॉन्ट्रैक्टर ने एक रोड बनाई, उसको रोड को बना दिया, उसको ऑपरेट भी वही करेगा और ट्रांसफरेट भी वही करेगा उसको। कैसे कि उसके साथ ये डील होती है कि आप इस काम को करेंगे, इसको ऑपरेट करेंगे, आप ही इसको यूज़ करेंगे, आप ही ट्रांसफ़र करोगे। लाइक कि कोई हाईवे पे टोल रोड बना हुआ है, तो मतलब टोल रोड को ऑपरेट करेगा वही कॉन्ट्रैक्टर, वही उस कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जाएगा कि जब तक आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता, आप उसका टोल, जो भी टोल होगा आप उसको लेंगे, आप उसको कलेक्ट करेंगे। कहने का मतलब कोई प्रोजेक्ट को बनाना और उसी को चलाना जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है उसे बोलते हैं बुलेट ऑपरेट एंड ट्रांसफरेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए it is a contract in which contractor will operate and transfer the work after completion of project period। फॉर एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं आप, हाईवे, टोल रोड प्रोजेक्ट, वो आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट 12 नंबर, ये हमारे पास डिपार्टमेंटल वर्क। डिपार्टमेंटल वर्क कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए डिपार्टमेंटल वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्टर एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो उस काम को नहीं लेता। रीज़न क्या होता है कि इसके अंदर मार्जिन लेस होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर को ये होता है कि ये मेरे पल्ले ही ना पड़ जाए प्रोजेक्ट, कि मैं इसका कॉन्ट्रैक्ट तो ले लूँ लेकिन पैसे मेरी जेब से ना देने हों। तो इस अंदर वो क्या है, ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर इसमें अपनी यस नहीं बोलते हैं इस काम के लिए। तो क्या होता है, इस प्रोजेक्ट को डिपार्टमेंट खुद ही एग्जीक्यूट करता है, वो खुद ही सेल्फ एग्जीक्यूट करता है, खुद चलाता है। तो इसी कारण इसका नाम रखा गया है डिपार्टमेंटल वर्क कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए नो कॉन्ट्रैक्टर will accept the work due to less margin।
तो इन दैट केस कौन करेगा काम को? डिपार्टमेंट खुद एग्जीक्यूट करेगा। इन दिस केस डिपार्टमेंट सेल्फ एग्जीक्यूट द वर्क। एक नोट लगाइए इसके अंदर, मटेरियल is supplied by department according to schedule A firm। तो देखिए जो इसके अंदर मटेरियल सप्लाई किया जाता है डिपार्टमेंट को, वो किया जाता है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल ए फॉर्म। ए शेड्यूल फॉर्म एक फार्म होता है जिसके अंदर मेंशन होता है कि कितने वर्क के लिए कौन सा मटेरियल कितना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल ए फॉर्म के अकॉर्डिंग ही मटेरियल को डिपार्टमेंट में सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट वॉइड कंट्रैक्ट, ये है अपना लास्ट कंट्रैक्ट इस यूनिट का। इसके बाद इसके अंदर कुछ नहीं, ये फिनिश हो जाएगी। जो था अपने सारा कुछ इसके बारे में देख लिया है। तो देखिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर एक छोटे मतलब कि यंग किसी को दिया जाता है, पर्सन को, या मिनिमम जिसकी एज 18 से नीचे हो, जिसको प्रोजेक्ट दिया जाता है, उसे बोला जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, मिनिमम वर्क के लिए होता है, ये भी छोटे कामों के लिए। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज done with a person below 18 years without free consent is known as void contract। तो ये थी अपनी कॉन्ट्रैक्ट यूनिट। लेक्चर नंबर 3 था अपना। इसके अंदर अपने सब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखे, कॉन्ट्रैक्ट का एम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, इन सारी चीज़ों को ध्यान दिया। तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगवाए हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो उनको देख लीजिएगा। एक नेगोशिएटेड है, उसके ऊपर से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इनको एक बार ध्यान से निकालोगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप कवर करेंगे टेंडर के बारे में। टेंडर होगा चैप्टर अपना, चैप्टर नंबर 4। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस, और बने रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव ए गुड डे।